हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि एनसीईआरटी सीरीज़ हमारी शुरू हो चुकी है, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये तीनों ही सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो हमने क्लास 6 का भी स्टार्ट किया हुआ है। तो पूरा क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपको कवर कराया जाएगा। कहीं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे हो पाएगा? तो मैंने सभी चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सबको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आप इसको आसानी से जाके नोट्स बना सकें। नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास देखने के बाद आपको नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स बनाने के लिए जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी क्लास 6 में आज आपका चैप्टर नंबर 3 हम देख रहे हैं, पृथ्वी की गतियाँ। स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हमने लगभग चैप्टर 7 तक हमने फिनिश कर लिया है, और अभी हम ज्योग्राफी भी साथ साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि बर्डन ना लगे और हम साथ ही साथ सभी चीज़ें ख़त्म करते हुए चले। अब देखिए, यहाँ पे आज आप समझेंगे कि दिन और रात का कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से पृथ्वी की जो घूर्णन जो गति है अपने अक्ष पे, या फिर परिक्रमण जो होता है, उससे किस प्रकार की जो है परिवर्तन हमारे ऋतुओं में होती है। तो वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आज आपको पता चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला जाता है सबसे पहले कि पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की है। तो ये आपको सबसे पहले नोट करना है कि पृथ्वी की गति क्या है, 2 प्रकार की, घूर्णन और परिक्रमण। ये दोनों अलग अलग है, दोनों को हम समझेंगे। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। जो पृथ्वी है ये आपको पता है ये घूमती घूमती रहती है, और किस प्रकार से घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था, तो ये आपको पता है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और घूर्णन किसे कहते हैं? जो वो अपने अक्ष पे जो घूमती है उसे हम घूर्णन कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम परिक्रमण करते हैं, सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो। चलिए आगे देखते हैं। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। आप सभी ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि 66.5 डिग्री का क्या करती है, कोण बनाती है। इसको भी हम पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से है ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार से झुकी हुई होती है ये, ठीक है। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ध्रुव पे, और दक्षिण ध्रुव ये आप देख रहे हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने कल समझा है ज्योग्राफी के क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने समझा हुआ है। तो अभी हम आगे देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 66.5 डिग्री का क्या करती है, कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ये भी आपको पता ही है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य से ऊष्मा और एनर्जी प्राप्त करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है और प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए इस समय सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहाँ पे रात होती है। तो ये क्या बात यहाँ पे बोल रहा है, तो इसको भी आप पिक्चर के माध्यम से समझिए। ये है आपका सन, सूर्य, और ये आप देख रहे हैं कि इसके साइड वाला जो भाग है इतने दूर, ये पूरा आपका दिन है, ठीक है। ये पूरा क्या है, आपका दिन है। और इधर वाला जो साइड है जहाँ पे सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ रही है, वो आपका रात होता है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या बातें यहाँ पे और कही जा रही हैं। इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए पृथ्वी का आकार मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी का जो आकार है वो क्या है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, और उस तरफ दिन होता है, और दूसरे तरफ यानी अपोजिट साइड में आपका रात होता है। ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है,
बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने की ज़रूरत है। तो इसको ध्यान से समझते चलना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप जब इसको नोट्स बनाएंगे तो दोबारा से आप इन चीज़ों को दिमाग में लाएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका लगभग नोट्स बनाते बनाते ही 50 से 60% आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। फिर इसको रिवीजन करते रहना है आपको और बहुत ही आसानी से पूरी एनसीईआरटी को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस इज़ अ की, तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको। प्रैक्टिस कैसे करेंगे जब तक आपका नोट्स ना बन जाए, तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है और इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसको भी आप नोट करेंगे। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो वो दिन और रात को विभाजित करता है। वह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है मिलता नहीं है, रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त, और प्रदीप्त वृत्त जो होता है वो मिलता नहीं है। कैसे नहीं मिलता है? आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह से जो है सूर्य की रोशनी जा रही है, जबकि अक्ष किस तरह से? इस तरह से है। तो ये जो है अलग है और ये अलग है। तो जो आपका ए और बी मैं लिख रही हूँ ना, ये वाला जो है आपका प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब ये रोज इसी प्रकार से घूर्णन करती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक एक पेज बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी सा चीज़ है, बस आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया गया है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एनसीईआरटी में इस तरह से मिलते रहेगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो घूर्णन ना करे तो क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले जो पृथ्वी के भाग है वो हमेशा दिन ही रहेंगे और उस जगह पे ज़्यादा गर्मी होती रहेगी, और दूसरे भाग हमेशा अंधेरा में रहेगा तो वहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती रहेगी। तो इस प्रकार की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए घूर्णन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी की दूसरी गति, पहला तो हमने देख लिया जो हमारा घूर्णन है, घूर्णन को हमने पढ़ लिया, घूर्णन समझ में आ गया आपको। अब देखिए परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण से क्या होता है। घूर्णन से आपका दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। अभी परिक्रमण पढ़ेंगे जहाँ पे आपका ऋतु से संबंधित है ये। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्लियर रखना है आपको, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 365 दिन और 6 मिनट यहाँ पे 6 घंटे जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 1/4 भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। तो इस प्रकार से भी एक चक्कर लगाती है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो 6 घंटे को हम जोड़ते नहीं है, 365 दिन को हम सुविधा के लिए जोड़ते हैं। और यही आपका 6 घंटा जो होता है, इस पिक्चर को अभी हम समझेंगे डिटेल से। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या मैं बता रही हूँ। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो ये 6 घंटा बचते जा रहा है, यही जो है 24 घंटे के बराबर हो जाता है। और इसी वजह से जो है फरवरी माह में इस एक दिन को जोड़ दिया जाता है जो प्रत्येक 4 वर्ष बाद आते हैं। आप सभी जानते होंगे इसको कि ये आपका लीप वर्ष कहलाता है। और फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, और इसमें जो है आपका एक वर्ष या 366 दिन का वो वर्ष आपका कहलाता है। तो ये आपका लीप वर्ष होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। अब देखिए पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतु किस प्रकार से चेंज होता है, तो ये आपका पूरा पिक्चर में आपका दिया गया है। अभी वहाँ नीचे में आपको ये पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताया गया है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका परिक्रमण कहलाता है। ये जो इस प्रकार से आपका ये क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ ये घूम रहा है। और घूर्णन क्या था, जो ये पृथ्वी अपने आप में जो घूम रही है
ठीक है, वो अपने अक्ष पे जो घूम रही है वो घूर्णन है और ये आपका परिक्रमण है। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार से घूम रही है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये हमेशा ही एक साइड से झुकी हुई है और हर दिशा में देखिए आप इसी साइड में झुकी हुई है। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देखिए। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ बस आपको सुनते जाना है, क्योंकि जब नीचे मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा फिर। तो ये क्या है कि कभी भी इसका जो दिशा है वो चेंज नहीं हुआ है, ये इसी प्रकार से इसी तरफ झुकी हुई है। सब तरफ आप देख रहे हैं एक जैसा लग रहा होगा आपको देखने में, बस परछाई आप देख रहे हैं अलग अलग है कि सूर्य कहाँ पे कैसे पड़ रहा है और किस प्रकार जो है यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में जो परिवर्तन हो रहा है वहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 दिसंबर, इसको दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसको अभी हम नीचे समझेंगे और अच्छे से। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है ये, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु इस समय में पाया जाता है। ठीक है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये आप देखिए कि उत्तर साइड में आपका प्रकाश नहीं है, इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं सूर्य की रोशनी आपको दिख रही है, तो इस तरफ आपका इस ध्रुव के तरफ क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है। ये आपका 22 दिसंबर का बात किया जा रहा है। और उत्तरी गोलार्ध में ही आपका भारत है, इसीलिए 22 दिसंबर में आप देखते हैं कि ठंड का समय हो रहता है। तो कॉन्सेप्ट को बस रिलेट करते चलिए अपने जीवन से, तो आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। अब 21 मार्च का आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है 21 मार्च शरद ऋतु है। दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव ये है, आपको दिख ही रहा है। ये ध्रुव आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, इसीलिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये सब आप ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया है 2 चैप्टर, उसमें बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि दक्षिणी ध्रुव क्या है और उत्तर ध्रुव क्या है। तो विषुव कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं विषुव? यहाँ पे आपका दिन और रात जो है वो बराबर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ऊपर पे आपका क्या हो रहा है कि प्रकाश, ना ही प्रकाश और ये कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको इस प्रकार से। तो दिन और रात यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको नीचे में जाके समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पे देखिए, ये जो पृथ्वी है ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चारों ओर चक्कर लगाती है। इसको तो हमने बहुत अच्छे से समझा है प्रीवियस क्लास में। और पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई, यही मैं आपको बताना चाहती कि पृथ्वी क्या है, पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि एक ही दिशा में झुकी हुई है, उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है, और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है, या पिक्चर से रिलेट करेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त में उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम रहता है। और इसीलिए यही वो रीज़न है कि 21 जून को, ये आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून। और ये पृथ्वी की जो अवस्था ये उत्तर अयनांत कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तर अयनांत कहलाती है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो 21 जून ये आपका उत्तर अयनांत कहलाता है। और देखिए दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, ठीक वही कॉन्सेप्ट है। देखिए आप नीचे में जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे परछाई है आपका पूरा यहाँ पे डार्क है, यानी कि ये आपका ठंड दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश यहाँ तक प्राप्त नहीं हो रहा है। और इधर सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, इसलिए इधर गर्मी है। तो वही कॉन्सेप्ट आपका चारों तरफ से है। आपको ये पिक्चर समझ में आ गया होगा। अभी नीचे चलते हैं। उत्तर अयनांत हमने देख लिया। अब देखिए 22 दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो यही आपको नोट करना है। 21 जून में क्या था कि कर्क रेखा था, और यहाँ पे आपका मकर रेखा है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। यही सब छोटा छोटा जो स्टेटमेंट है आपका क्वेश्चन बन जाता है इससे। तो
तो ये आपको नोट करना है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, कैसे पड़ती है? लंबवत पड़ती है, ये भी आपको नोट करना है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या था कि दिन लंबा होता था, रातें छोटी होती थी। सॉरी, दिन छोटा होता था, रातें लंबी होती थी। तो ये क्या था आपका, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में रहती है उस समय पे। अब आगे देखिए, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं, जिसको हमने अभी ऊपर भी समझा था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। जो हमने देखा था, जहाँ पे कोई परछाई नहीं थी और सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे। विषुव किसे कहते हैं? ये इस अवस्था को कहते हैं जहाँ पे पृथ्वी दिन और रात दोनों बराबर होती है। आगे देखिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो ये आपको याद रखना है कि 23 सितंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप सिंपल सा नोट कर सकते हैं कि 21 सितंबर उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध वसंत ऋतु। 21 मार्च को उसके विपरीत होता है, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर रही हूँ, कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप नोट करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो आपका MCQ दिया है उसको आप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ, आप भी सीरियसली इन सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, यहीं तक रहेगा पूरा आज का क्लास। और ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन इम्पॉर्टेंट था, और इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।